जब मैं 8वीं क्लास में था उस समय मेरे पिताजी का अचानक से मृत्यु हो गई और इसके बाद पूरे परिवार बिखर सा गया। मुझे भी ये लगने लगा कि अब कुछ भी करना संभव नहीं है और मुझे अभी कहीं ना कहीं जाके नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मेरे मम्मी की जिद थी कि किसी तरीके से मैं बोर्ड पास कर लूं। जब मैं सीए का डिसीजन लिया, सीए फाइनल में जैसे ही मेरे हाथ में एडमिट कार्ड आया, इसी बीच मेरे जिंदगी में इतनी बड़ी घटना फिर से घटी। मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ और फिर मुझे अपनी परीक्षा। जिंदगी में कर लो कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपका जैसा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार, मैं मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के उफरौली गांव से बिलोंग करता हूं, जो पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त एरिया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने वहां से निकल के मुजफ्फरपुर शहर में आकर के अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी दौरान मेरे लाइफ में एक इतनी बड़ी घटना घटी जो मेरे पूरे परिवार को बिखर के रख दिया। वो था मेरे पिताजी का देहांत होना। जी हाँ, जब मैं 8वीं क्लास में था उस समय मेरे पिताजी का अचानक से मृत्यु हो गई और इसके बाद पूरे फैमिली परिवार बिखर सा गया और इसके बाद मुझे भी ये लगने लगा कि अब कुछ भी करना संभव नहीं है और मुझे अभी कहीं ना कहीं जाके नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति इतनी खराब थी कि उस समय परिवार को चलाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। लेकिन घर में मेरे मम्मी की जिद थी कि किसी तरीके से मैं बोर्ड पास कर लूं और उनका प्रयास लगातार मेरे पे बनता रहा, प्रेशर बनता रहा और बड़े जो भी फैमिली में मेंबर थे उन्होंने लगातार मुझे प्रयास करते रहे समझाने का कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई कम से कम बोर्ड पास कर लीजिए, इसके बाद जो मन होगा वो आप कीजिएगा। लेकिन परिवार में जो कंडीशन था उसको देखते हुए ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और चूंकि पढ़ाई से मैं पहले से ही दूर हो चुका था, इसीलिए पढ़ाई भी मुझे सूट नहीं कर रही थी और मैं कुछ भी नहीं समझ में मुझे आ रही थी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब मैं क्लास 9th में था उस समय जब क्लास टीचर मेरे टेस्ट लिए, उसमें सर ने सभी बच्चे के बीच में ये अनाउंस किए कि जो भी बच्चे अच्छे करेंगे उनको हम प्राइज देंगे। और हमने भी अपने प्रयास पूरा किया, पूरा 100% एफर्ट लगा के तैयारी किए। लेकिन उस टेस्ट में मैं भी सरप्राइज रहा अपना रिजल्ट देख करके, क्योंकि मुझे 0 मार्क्स आए थे। तो सर ने उस कॉपी पे ये लिख दिए कि जो जीवन में मेहनत से पीछे हटता है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है। और जब मेरे मार्क्स 0 आए, ये देख करके वहां बैठे जितने भी स्टूडेंट थे सभी ने जोर जोर से हंसा और सबने मेरा कॉपी ले लेके देखने लगा कि तेरा 0 आया, तेरा 0 आया। लेकिन सच्चाई ये था कि मुझे भी अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने उन लोगों को फील नहीं होने दिया कि मेरे पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, कोई असर पड़ रहा है। मैंने सभी को कहा कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, बस मैं ऐसे ही घर वाले का प्रेशर है कि मैं बोर्ड का एग्जाम दूं और इसीलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन उनकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि मेरे आंखों में चुभ सी गई और वो चेहरा मुझे बार बार याद आने लगे। और जब मैं 10वीं में गया तो 10वीं में जाने के बाद मेरे पिताजी के कहे हुए एक शब्द याद आया। जब मैं छोटा था तो उस समय जब मेरे साथ मेरी सिस्टर पढ़ती थी तो मैंने अच्छे स्कोर जब मेरे होते थे तो मैं उसको बार बार चिढ़ा दिया करता था कि देखो तेरे से ज़्यादा मेरा नंबर है, और इसके वजह से वो रोने भी लगती थी कभी कभी और मेरे पिताजी से कंप्लेन करती थी। तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि तुम इस क्लास के नंबर लेके क्या करेगा, आगे कुछ करके दिखाओगे तभी तो पता चलेगा कि कुछ मेरे लिए किया, मेरा नाम किया। जब उनकी ये स्टेटमेंट मुझे याद आई तो मैं रात में सोते वक्त मेरे आंखों से आंसू आ गए कि मैं क्या था और क्या हो चुका हूं। इसके बाद मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन आसान नहीं था वापसी करना। मैंने वो जगह चेंज करके एक ऐसे जगह ज्वाइन किया जहां मुझे बहुत कम लोग जानते थे। वहां जाने के बाद मैं मेहनत करना शुरू किया। वहां के माहौल में
जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे थे सबको लगा कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। उसमें से मेरा एक दोस्त था जो मुझसे ही बार बार क्वेश्चन पूछने लगे, और चूंकि वो क्वेश्चन मुझे आता नहीं था तो मैं उनको ये बोलता था कि आप मुझे एक दिन पहले पूछा करो, क्योंकि सेम डे में मेरे पास समय नहीं होता और मैं अगले दिन आपको सारा चीज बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। वो ऐसा ही करने लगा और इसके वजह से उसने सभी सब्जेक्ट में मेरे से क्वेश्चन पूछने लगे, और सभी सब्जेक्ट में जब मैंने उनको आंसर देना शुरू किया तो देखते देखते मेरे सभी पेपर बहुत अच्छे हो गए। और इसकी जानकारी मुझे तब पता चली जब वो बोर्ड के एग्जाम में 700 बच्चे के बीच में जब रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में सिर्फ एक स्टूडेंट था जो फर्स्ट किया, और वो स्कूल टॉपर के रूप में सिर्फ पूरे न्यूज़पेपर में सिर्फ मेरा रोल नंबर दिखाई दिया। जब ये दृश्य दिखा, ये दृश्य देखने के बाद सभी जगह मेरी चर्चा होने लगी और मेरे कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास इतने बढ़ने लगे कि अंदर से समझिए कि एक नया जन्म हुआ है। मैं बहुत प्रभावित था और इस रिजल्ट के बाद हर जगह मुझे सम्मान मिलने लगे। चूंकि मैं गांव में ऐसा कर रहा था तो मुझे शहर में लाने के लिए मेरे भैया ने मुझे कहा कि चलो अब शहर में पढ़ाई करो। चूंकि मैं टॉपर था, स्कूल का टॉपर बन चुका था, तो सभी का विचार था कि मैं साइंस पढूं, लेकिन मेरा खुद का इंटरेस्ट कंफ्यूजन में थे हम कि साइंस पढ़े कि कॉमर्स पढ़े। फाइनली ये तय हुआ कि मैं कॉमर्स पढ़ूंगा, और जब मैं कॉमर्स लिया, कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की तो बहुत प्रॉब्लम हुई गांव के जिंदगी से शहर की जिंदगी में एडजस्ट करने में, लेकिन मैंने लगातार प्रयास करता रहा और फाइनली मैंने कॉमर्स से भी कॉलेज में सेकंड पोजीशन पा करके और अपना सीए का जर्नी शुरू किया। सीए करने से पहले मैंने कई जगह एडवाइस के लिए गए, जहां भी मैंने एडवाइस के लिए गया सब लोगों ने कहा बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, और अभी आप 12th किए हैं, आप के पास उतना ब्रेन नहीं है, ग्रेजुएट हो जाइए उसके बाद सीए कीजिए। लोगों के जो एडवाइस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कभी कभी एप्रिसिएट तो कम करता है, लेकिन हमको लगता है कि उनके बातों सुन के मैं ज्यादा डिमोटिवेट ही हो रहा था। और ये एक कहना भी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये चीज सोच के अगर आप जिंदगी जीने जाएंगे तो बहुत समस्या आती है। इससे बेहतर ये है कि आप कभी भी अपनी लाइफ को अपने पसंद से जिए। जब मैं सीए का डिसीजन लिया तो सीए करने के लिए मैं यहाँ अपने बड़े वाले भैया से बात किया। उन्होंने जब मुझे बताया कि सीए में क्या होता है, तो मैंने जब उनको नहीं पूरा समझा पाया तो मैंने उनको बताया कि भैया सीए एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें लोग बोरे भर के पैसे कमाते हैं। जब मैंने उनको ये बात बताई तो उनको लगा कि अरे कल कुछ अच्छा है, तो कहाँ से होता है? तो मैंने बोला दिल्ली से होता है। तो वो बोले कि दिल्ली में खर्च कितना आएगा? मैंने कहा कि 8 से 10 हज़ार रुपया पर मंथ पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सक्षम नहीं हूँ अभी इतने पैसे देने में। फिर मैंने कहा कि भैया मुझे तो सीए करना है, आप मुझे मदद कीजिए, कैसे होगा आप बताइए। तो फाइनली उन्होंने बोला कि क्या गुजरात से सीए नहीं हो सकता है क्या? मैंने कहा कि गुजरात से हो सकता है, ये तो आप पता लगाएंगे, आपको पता चलेगा। फिर उन्होंने जब जानकारी वहाँ पता लगाए तो पता चला गुजरात से भी सीए हो सकता है। मैं जब सीए करने के लिए गुजरात गया तो वहां जाते ही मैं दूसरे तरह का दुनिया देखा, क्योंकि वहां की भाषा कंप्लीटली अलग थी, गुजराती थी। और जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैं जब क्लासेस के लिए जाता था, जब भी ऑटो पकड़ता था तो जिनसे भी बात करो तो बोलते हैं बे रुपया आपो। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं, बे रुपया आपो। मैं भाड़ा भी नहीं सच से दे पाता था, मैं नोट निकाल के देता था और वो जितना होता था वो काटते थे। बहुत प्रॉब्लम होने लगी गुजरात में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो क्लास में हुई। जब मैं क्लास में गया तो जितने भी लोग थे ना, सभी ने चारों तरफ से जैसे होता है ना बैठे हुए थे, तो सबसे इंट्रोडक्शन ले रहे थे। तो मेरे से पूछे तमारो नाम शू छे, लेकिन उनका टोन ऐसा था कि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या तेरे को गुजराती नहीं आती, तुम्हें गुजराती नहीं आती? मैंने कहा कि नहीं, मेरे को गुजराती नहीं आती है। तुम कहाँ से आया, तू कहाँ से आया? तो मैं सोचा कि मुजफ्फरपुर बोलूंगा तो छोटा शहर है, नहीं जान पाएंगे, इसीलिए मैं गर्व से कहा मैं पटना से आया हूँ। पटना से आया, लालू के देश से आया, लालू के देश से आया। इस तरह की खबर होने लगी कि लालू के देश से आया, लालू के देश से आया। और मुझे लगता है कि चारों तरफ से लोग घेर लिए जैसे मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। तो फिर वहां से जब मेरी सीए जर्नी चल रही थी, मैंने सीए फाइनल में पहुंचा
सीए फाइनल में जैसे ही मेरे हाथ में एडमिट कार्ड आया, इसी बीच मेरे ज़िंदगी में इतनी बड़ी घटना फिर से घटी जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि उस बीच में मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ और मेरी माँ की भी उसमें देहांत हो गई और फिर मुझे अपनी परीक्षा भी छोड़नी पड़ी। मैं इस दर्द को झेल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी और इसके बाद माँ की जब डेथ हुई तो मैं पूरी तरह से टूट गया। लेकिन जब मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत आइडिया आ रहे थे कि ऐसा कुछ प्लान अपने शहर मुजफ्फरपुर और में भी करना चाहिए। और वहीं से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्यों ना वहाँ जा कर के जो बच्चे सब मिडिल वर्ग के हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको मैं मदद करूं और उनको मैं सहयोग करूं। और इसीलिए मैं मम्मी पापा के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिस ट्रस्ट का नाम है माँ उर्मिला एंड राम शोभित सिंह एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के थ्रू मैंने बहुत सारे गरीब बच्चे को फ्री में भी पढ़ाना शुरू किया और मैं इस लाइन को अपना पसंदीदा लाइन बना के दिन रात एक करके मेहनत करने लगा। जब मैं शुरू किया तो मेरे पास सिर्फ एक बच्चे थे, लेकिन बाद में मैंने कई बार बिहार बोर्ड में अपने बच्चे के इंटरव्यू दिलाने गए और कई बार मेरे बच्चे टॉपर बने और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको लाखों की पैकेज है। मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदेशों में भी जॉब कर रहे हैं और बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो कि बहुत गरीब फैमिली से थे, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा के श्रद्धा से उनकी पढ़ाई फ्री में करवाई और वो आज लाखों के पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और चाहे आप कितने भी टूट चुके हैं, जैसे रात होता है तो हर रात के बाद दिन होती है और दिन जब होती है तो उजाला छा जाता है। आपके जीवन में कभी भी हमेशा उजाला नहीं रह सकता, आपके जीवन में अंधेरा आएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप घबराएंगे भी नहीं, हिम्मत रखेंगे तो आप विनर बनेंगे और आप जीत जाएंगे। जाते जाते मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, आप जिंदगी जब अपने पसंद से जी रहे हैं तो एक चीज जरूर याद रखना कि सब लोग आपको अच्छे से पसंद नहीं कर सकते, ये यहाँ का सच्चाई है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि हम सबको पसंद आए, जरूरी नहीं है कि हम सबको पसंद आए। जिंदगी जियो ऐसे कि रब को पसंद आए। अगर आप मुजफ्फरपुर से जुड़ी ऐसे ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो जोश टॉक मुजफ्फरपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।